पेपरों में क्यों छपा रहे हो कि उन्होंने वहाँ 100 कंबल बांटे, उन्होंने वहाँ 100 लोगों को खाना पहुँचाया, उन्होंने 500 लोगों को पैकेट पहुँचाया। काय के लिए कर रहे हैं आपने जिनकी मदद की है, जिन बच्चों को पढ़ाया है, जिन बच्चों की शादी करी है, जिनका इलाज कराया है, उनको मालूम है कि ये कितने किया है। लेकिन लोग मदद के साथ साथ अपना नाम चाहते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जस्ट टॉक पे। आज हमारे बीच एक बहुत ही खास मेहमान, हमारे जिले के मंडी समिति के सचिव माननीय श्री प्रमोद अग्रवाल चाचा जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। एक इंटरव्यू के माध्यम से हम उनके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। सर, सर्वप्रथम हम आपके जीवन और आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। मैं सबसे पहले तो आपके ये नया जो चैनल चालू किया है उसके लिए अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप खूब प्रगति करें। जहां तक मेरे जीवन का सवाल रहा है, मैंने एक गरीब परिवार में जन्म लिया था और उसके बाद जीवन में जब कुछ अच्छे पढ़ाई लिखाई के दिन आए तो 74 में मेरे ब्रदर की डेथ हो गई। 78 में मेरे भाभी की किडनी खत्म हो गई। किडनी खत्म होने से करीब 4 साल उनका ट्रीटमेंट चलते रहा और उसके बाद फिर अपने जीवन की शुरुआत इस धंधे के माध्यम से की। तो आपको सर बचपन में ही काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा, पारिवारिक बहुत सारी समस्याओं को आपको बचपन में ही फेस करना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा। किस तरह आपने समस्याओं से अपने आप को मजबूत बनाया? हमारा परिवार जैसा मैंने बताया गरीब था, कुछ था नहीं हमारे पास, लोगों का विश्वास नहीं था। 10 रुपए रोज मुझे दिए जाते थे और मैं छिछोली जाता था और वहाँ पर साइकिल से घूमकर सोयाबीन खरीदता था। और मैंने कहा कि बिना पैसे के व्यापार हो नहीं सकता, या तो पैसा हो या लोग अपने पे विश्वास करें। मैंने अपना पूरा संघर्ष जो किया कि लोग मुझ पे विश्वास करें और उसमें मुझे सफलता हासिल हुई और गाँव में लोग जानने लगे कि ये बड़ी दुकान के प्रमोद भैया हैं और उन्होंने मुझे पैसे से लत्ते से कि मंडी में आप माल खरीद लो, भले पैसा मत देना, काफी सपोर्ट किया और उनके सहयोग, आशीर्वाद और दुआ से ही मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। तो सर, हम ये मान के चले कि आपने जीवन में जो भी संघर्ष का सामना किया और आज जिस मुकाम पर आज पहुंचे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा विश्वास है, लोगों का विश्वास। यानी जीवन में किसी भी व्यक्ति को विश्वास बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। जीवन एक संघर्ष है। यदि आप जीवन में संघर्ष करेंगे, आपकी नीयत साफ रहेगी और लोगों का आप पर विश्वास होगा, फिर आपको चलने की जरूरत नहीं है, लोग आपके पीछे दौड़ेंगे और आपको फिर सफलता के आप जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं। और ईश्वर की कृपा से जब पूरे जिले में मंडी के माध्यम से किसानों का, व्यापारियों का, हमालों का जब मुझ पर विश्वास बना तो उस विश्वास ने आज मेरे को यहाँ पर पहुंचाया है। काफी संघर्ष आपने बचपन में वो किया और अपने इस विश्वास को आपने कायम रखा, बनाए रखा और आज इस मुकाम पर आज पहुंचे हैं, तो ये विश्वास का ही एक परिणाम है। विश्वास। सर, अगले प्रश्न के माध्यम से हम आपसे जानना चाहेंगे, हर कोई आपको प्रिय चाचा के रूप में चाचा कह करके बुलाता है, इसके पीछे क्या कारण? मैंने जैसा बताया कि मेरी बड़े ब्रदर की जब शादी 78 में हुई तो भाभी की किडनी खराब हो गई और किडनी खराब होने से उनको इशू नहीं हो पाया। 85 में जब मेरी मैरिज हुई और 86 में मेरे यहाँ बच्चा हुआ बड़ा पुलकित, तो मैंने उसको मेरे यहाँ ब्रदर को और भाभी को उसको गोद दे दिया। और जब बच्चा बड़ा होने लगा तो वो मेरे ब्रदर को पापा, मेरी भाभी को मम्मी, मुझे चाचा और मेरी वाइफ को चाची कहने लगा। जब बड़ा बच्चा चाचा 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 कहने लगा तो मंडी में रोज हमारे यहाँ किसानों की भीड़ बहुत रहती थी और कहीं उसको लेकर भी गया तो वहाँ चाचा के नाम से संबोधित करता था कि वो चाचा की उपाधि उस माध्यम से मेरे को मिली। आज भी सभी लोग आपको चाचा जी कहकर ही पुकारते, चाचा ही कहते। कि जैसा कि आपने बताया कि बचपन से ही आपको बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ा, तो हम इन संघर्ष के दिनों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। संघर्ष में पहले कुछ नहीं था, हमारे पास कोई जमीन नहीं थी, खाने का ठिकाना नहीं था, काफी मेहनत करते रहे और मेहनत के दौर में जब उभरने का समय आया तो बताया आपको कि बड़े ब्रदर की डेथ हो गई, फिर भाभी की किडनी खराब हो गई, फिर ग्रैंडफादर की डेथ हो गई। वो संघर्ष करते हुए ईमानदारी दिमाग में रखी कि अपने को ईमानदारी से चलना है और वो संघर्ष में सफल हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने। तो ईमानदारी और सर लोगों का विश्वास, ये दो चीजें बहुत जरूरी है किसी भी व्यक्ति को, बहुत जरूरी है। हर आदमी को अपने जीवन में लोगों को विश्वास बनना चाहिए कि हमारा विश्वास लोगों पे है, लोग हम पे विश्वास करें। और आपकी यदि ईमानदारी और नियत अच्छी है तो आप कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे। आपको एक समय आएगा कि आपको भगवान बहुत फायदा। तो सर, इन्हीं दो शब्दों को लेकर के आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे, उसी से आगे बढ़, आज भी ये शब्द बरकरार है, बिल्कुल आखिरी समय तक रहेंगे और आने वाली
पीढ़ी के लिए भी सर यही है, आप विश्वास हासिल करो लोगों का और अपनी नियत और ईमानदारी रखो तो आपको फायदा मिलेगा। अक्सर सर मैंने आपको लोगों को कहते हुए भी सुना है कि बेटा जीवन में हमेशा ईमानदारी और विश्वास पे कायम रहना, तभी आप जीवन में कभी आगे बढ़ पाओगे। हमेशा आप यही संदेश लोगों को देते रहते हैं। सर वर्तमान में हम जानना चाहेंगे आप कौन कौन सी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? मैंने 1985 में पहला मंडी समिति का चुनाव लड़ा था व्यापारी प्रतिनिधि के रूप में, और स्वर्गीय मदन लाल जी राठौर जिनके डमी कैंडिडेट रज्जू राठौर थे, बहुत संघर्षपूर्ण चुनाव में उस समय मैं 3 वोट से जीता था और उसमें मुझे सबसे अधिक राठौर समाज ने साथ दिया था। उस चुनाव के बाद मैंने मंडी समिति का कोई चुनाव नहीं लड़ा। लगातार 85 से मैं निर्विरोध व्यापारी प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ। उसके बाद 2002 में मुझे जिला फुटबॉल संघ का अध्यक्ष बनाया गया। 2004 में कोठी बाजार में राम मंदिर एकीकृत ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। 2007 में मुझे अग्रवाल समाज बैतूल का अध्यक्ष बनाया गया। 2008 में मुझे मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ का उपाध्यक्ष बनने का मौका मिला। मध्य प्रदेश अनुशासन समिति का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। 2009 में मुझे मोक्षधाम समिति का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। और 1992 में जो गंज की राधा कृष्ण धर्मशाला है जिसके अध्यक्ष स्वर्गीय विनोद डागा थे, उन्होंने मुझे सचिव बनाया और सचिव के रूप में मैं सबसे पहले गंज की धर्मशाला में अपना अधिकतम समय बिताता हूं और वहां करीब करीब साल में 60 से 70 शादियां होती है। जिला फुटबॉल संघ में हमने बैतूल में करीब करीब 9 ऑल इंडिया टूर्नामेंट कराए, 3 स्टेट टूर्नामेंट कराए और मध्य प्रदेश में बैतूल जिला फुटबॉल संघ को टूर्नामेंट के माध्यम से 2nd पोजीशन मिली। इससे अच्छा है फुटबॉल कोई नहीं करा सकता। कश्मीर से लेके और हमने कलकत्ता तक की टीमों को बैतूल के मैदान पे उतारा कि जिससे टूर्नामेंट होंगे और बच्चे देखेंगे तो हमारे जिले की नई प्रतिभाएं उभरेंगी और निश्चित रूप से उससे फायदा मिला और हमारे जिले के बहुत खिलाड़ी स्टेट और स्टेट के बाद आपके नेशनल तक हमारे खिलाड़ी पहुंचे हैं। ये एक खुशी की बात है। सर आपकी व्यापारिक व्यस्तताएं इतनी हैं, आपका जीवन इतना शेड्यूल व्यस्त रहता है, फिर भी आप इतनी सारी संस्थाओं और इतनी जगह अपना समय कैसे दे पाते हैं? हर संस्थाओं में मेरे साथी हैं, मैं उन पर विश्वास करता हूँ। वो काम करते हैं, मैं तो अध्यक्ष हूँ, सब जानते हैं कि ये संस्था के अध्यक्ष हैं, लेकिन मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता हूँ और मैंने जीवन में अपने आप को कभी अध्यक्ष नहीं माना हूँ। अध्यक्ष का मतलब होता है संस्था में आपको काम करने का एक अवसर। आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं और काम करने के बाद उस संस्था से जब निकलेंगे तो आपको लोग कितना याद करेंगे, उसके लिए आदमी ने काम करना है। सर हम जानना चाहेंगे आपसे, मैं निजी तौर पर भी आपको बचपन से जानता हूँ, हमेशा मैंने आपको लोगों की मदद करते हुए देखा है, हमेशा आप लोगों की मदद के लिए हर पल तैयार रहते। तो सर जीवन में किन चीजों को, किन सिद्धांतों को आप अपना प्रिंसिपल्स मानते हैं? अपने जीवन में हर आदमी अपना कमाता है, अपना खाता है और अपना खाकर खुश हो जाता है। हम हमारे बच्चे के लिए 5000 की पैंट लाते, लेकिन कोई गरीब बच्चा जी स्कूल में पढ़ रहा है उसके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, हम वहाँ 500 की मदद नहीं करते। मैं लोगों से कहता हूँ इस देश में गरीबी अभी भी अभिशप्त है। आप जितनी गरीबों की सेवा कर सकते हो, अनेक ऐसी बेचारी कन्याएं हैं जिनकी शादियों में तकलीफ जाती है। ऐसे स्कूल में अनेक बच्चे हैं जो प्रतिभा हैं, पैसे के अभाव में वो पढ़ नहीं पाते हैं। मैं बहुत खुले मन से कहना चाहता हूँ कि हम आज की तारीख में बैतूल में अग्रसेन स्कूल, अग्रसेन ITI और अग्रसेन नर्सिंग कॉलेज मैं अनिल राठौर जी के साथ चला रहा हूं और लगभग हम साल भर में तीनों संस्थाओं में अनिल राठौर जी और मैं मिलकर 8 से 10 लाख रुपए हम लोगों को फीस के रूप में माफ करते हैं। मुझसे साल में जो भी मेरे पास आते हैं गरीब लोग, उनकी कन्याओं के विवाह के लिए उसमें मैं मदद करता हूँ, कोई एहसान नहीं करता हूँ। और पढ़ाई के लिए जो बच्चे आते हैं जिनके पास कभी कोई कॉपी नहीं है, किताब नहीं है, जो पढ़ना चाहते हैं, मैं उनकी खुले दिल से मदद करता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना कमाने के बाद उसमें से कुछ हिस्सा गरीबों की मदद के लिए जरूर खर्च करें। आपको जितना अपने शौक में आपको सुख नहीं मिलेगा, उतना दूसरों की, गरीब लोगों की जब आप मदद करोगे आपको इतना आनंद आएगा और उनकी दुआओं से आपको जो अनेक तकलीफें होने वाली हैं उन दुआओं से आप निकल के चले जाएंगे। आपके चैनल से पुनः निवेदन करता हूं कि लोग इस काम के लिए आगे आए और गरीब लोगों की मदद करें। यदि सभी लोग थोड़ा थोड़ा सामाजिक स्तर पे गरीब लोगों की यदि मदद करें तो हमारे समाज में जो विसंगतियां व्याप्त हैं वो दूर हो सकती है। आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो छोटी छोटी चीज़ों के अभाव में अपने जीवन को ठीक ढंग से नहीं जी पाते हैं। तो यदि सामाजिक दायित्व के तहत यदि अच्छे लोग आगे आकर के मदद करें तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोग मदद नहीं करते हैं, यही तो तकलीफ का विषय है। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। आप जो मेरा प्रश्न है उसी को आप मेरे से पूछ रहे हो। जो पैसे वाले लोग हैं उनको यदि किसी कार्यक्रम में अध्यक्ष बना दिया जाता है तो वहाँ कहते हैं आप इतना पैसा ले लो, लेकिन कोई गरीब बच्चा हमारे वहाँ आता है आप उसकी मदद नहीं
करेंगे। आपके यहाँ जो काम कर रहा है, आपकी पूरी दुकानदारी संभाल रहा है, आपकी जो गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, आपके घर में जो बर्तन मांजने वाली बर्तन मांज रही है, यदि उस पर कोई तकलीफ आ जाती है तो हम उसकी भी मदद नहीं करते हैं। ये कौन सा न्याय है? आप उनके काम करने के कारण ही तो पैसा कमाते हैं। यदि वो आपके यहाँ काम नहीं करेंगे तो आप पैसा कैसे कमाएंगे? गाड़ी चलाने वाला अपनी जान हथेली पे रख के आपको यहाँ से दूर दूर तक ले जाता है, लेकिन जब उस पर कोई मुसीबत आती है तो हम कहते हैं कि हम मदद नहीं करेंगे, आप अपना हिसाब कर लो। ये नहीं होना चाहिए। और एक हाथ या दो हाथ या चार हाथ आगे बढ़ने से कभी समाज छोटे लोगों की मदद नहीं कर सकता है। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनको भगवान ने बहुत दिया है, लेकिन वो आगे नहीं आते हैं। मैं आपके चैनल से फिर आपसे वही बोला और अभी फिर बोल रहा हूँ कि उनको आगे आना चाहिए और गरीब लोगों की मदद करना चाहिए। मदद करने से आपको जो सुख प्राप्त होगा वो आपको अपनी सुख समृद्धि से जितना सुख नहीं मिल रहा है, उनकी मदद करने से सुख मिलेगा। कोविड के समय भी सर हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जो समाज में आगे आकर के लोगों की मदद कर रहे थे। और मैं बीच में आपको रोकूंगा, कोविड हो या आपदा कोई बाढ़ की हो, कुछ लोगों ने मदद जितनी नहीं करते उससे ज्यादा अपना प्रचार प्रसार करवा। ये नहीं होना चाहिए। आप यदि किसी की मदद कर रहे हैं, आप पेपरों में क्यों छपा रहे हो कि उन्होंने वहां 100 कंबल बांटे, उन्होंने वहां 100 लोगों को खाना पहुंचाया, उन्होंने 500 लोगों को पैकेट पहुंचाया? काय के लिए कर रहे हैं आप? आपने जिनकी मदद की है, जिन बच्चों को पढ़ाया है, जिन बच्चों की शादी करी है, जिनका इलाज कराया है, उनको मालूम है कि ये कितने की। लेकिन लोग मदद के साथ साथ अपना नाम चाहते, इसलिए उनका नाम होता है, उसको मदद नहीं कहते हैं। वो प्रचार प्रसार पर ज्यादा प्रसार हो गया। सर हम जानना चाहेंगे अब आपसे कि जैसा आप मानते हैं, आपने स्वीकार किया हुआ है कि आपके जीवन में कोई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने आपके पूरे जीवन को बदल दिया, तो वो टर्निंग पॉइंट क्या था? मेरे ब्रदर की 74 में डेथ। तो उससे ऐसा क्या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ा? सब तरफ से हम बर्बाद हो चुके थे, हमारे पास खाने को नहीं था। 78 में हमारी भाभी की जब शादी हुई और उसके बाद उनकी जब किडनी खराब हुई तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि इनका इलाज कैसा हो। 82 में जब मैं जाता था यहाँ से धंजल बस में बैठ के छिचोली और वहाँ साइकिल पे घूमता था, उस समय कार जीपे वगैरह बहुत कम थी, लेकिन मन में एक पीड़ा हुई कि ये कार से घूम रहा है, हम साइकिल से घूम रहे हैं। जितनी मेहनत की जा सकती है हमने कहा उतनी मेहनत करें, लोगों पे विश्वास बनाएं। और हमने कहा ठीक है हम साइकिल पे घूम रहे हैं, तो हमने पैदल वाले को, चलने वाले को देखा कि हम तो साइकिल पे भी चल रहे हैं, नंगे पैर पैदल मई की धूप में चल रहा है, उसके पैर कितने जल रहे होंगे। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो यदि आप कार में चल रहे हो तो स्कूटर वाले को देखो, स्कूटर पे चल रहे हो तो साइकिल वाले को देखो, साइकिल पे चल रहे हो तो पैदल वाले को देखो। आदमी पैदल चल के कार के सपने जब सजोता है ना तो ऊपर से नीचे गिर जाता है। और आप नीचे जिस चीज पे चल रहे हो उससे नीचे वाले को देखोगे ना तो आप ऊपर ही ऊपर जाते जाओगे। और वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उस समय हमने बहुत मेहनत, 16-17 साल पहले 17 घंटे काम करता था। मैं थे, मेरे बड़े ब्रदर थे, मदर को फिट आने लगे थे, फादर ने दुकान पे आना बंद कर दिया था। फिर उसका 78 में जब ब्रदर की शादी हुई तो ये हुआ कि अब अपने घर में वापस थोड़ी स्थिति ठीक होगी, लेकिन भाभी की किडनी फेल हो गई तो 4 साल उनके इलाज से जूझ। उन सारी तकलीफों ने एक मन में वो दिया। और हमारे साथ सबसे बड़ी बात, हमारे पूरे जिले का, देहातों का व्यापारी, फुटकर व्यापारी और किसान मेरे साथ था। वो कहता था आप माल लो मंडी में, आप पैसे मत देना, उसके कारण आगे बढ़े। ऊपर से छप्पर नहीं फटा। आप जब कुछ करोगे ना, जब आप पाओगे। बहुत बड़े बड़े विरासत वाले यहाँ पे माल गुजार लोग थे, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन आज उनकी हालत खराब है, जमीनें बेच के अपना काम कर रहे हैं। हमारे पास तो जमीन भी नहीं थी और हम जहाँ हैं वहाँ अच्छे हैं। मन में एक विचार आता है केवल कि हम लोगों की मदद करें, ना कोई प्रचार प्रसार की जरूरत है। और शायद मेरे 62 साल की उम्र में मैं पहला इंटरव्यू अपने जीवन का आपके चैनल पे दे रहा हूँ। आज तक मैं किसी को इंटरव्यू नहीं दे पाया। मैं अभी मेरा बर्थडे था, वो पेपर रखे हुए हैं, पेपर वालों ने पूरा उस पर रंग दिया था, जबकि मैंने उनको बोला भी नहीं। तो मैं, और न मैं तारीफ सुनने का आदी हूँ, न पैर पड़वाने का आदी हूँ। मैं जीवन में जितना अच्छा हो सकता है अपने से जितना अच्छा बोल सकते हैं। सर ये टर्निंग पॉइंट जो आया, तो इतने संकट की स्थिति थी, लेकिन धैर्य, कभी ऐसा एक पल आया जब ऐसा लगा हो कि मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे जीवन को स्टेबल कर पाऊंगा? जीवन में जो होना है वो होगा। यदि मुझे अभी आपके साथ बैठा और मेरा आज एक्सीडेंट लिखा है तो मैं यहाँ से पायड़ी उतर के भी जाऊंगा तो नल्ली में गिर पड़ूं। जो होना है वो होगा, उसको नहीं सोचना चाहिए। जो करना है वो करना है, वो सोचना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा आपके जीवन में, जीवन को नए मार्ग की ओर अग्रसर करने। विश्वास विश्वास विश्वास। सर अगले प्रश्न के माध्यम से हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई एक विचारधारा जो जिस पर आप पूरे जीवन अमल करते रहे, पूरे जीवन पर्यंत आपने उस विचारधारा को अपने जीवन में उतारा, अपने जीवन में अंगीकृत किया और आपका पूरा जीवन ही एक दर्शन के रूप में है,
लोग आपके पूरे जीवन से बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं। आज की जो यंग जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, वो आपके जीवन को एक आदर्श जीवन मान सकती है कि प्रमोद अग्रवाल जो है वो एक सिर्फ नाम ही नहीं है, बल्कि एक पूरी जीवन यात्रा है, अपने आप में एक पूरी कंप्लीट जीवन यात्रा है, बचपन से लगा के आज तक, वर्तमान समय तक। और समाज के लिए आप, सोसाइटी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले घर, फिर परिवार, फिर समाज, और समाज के बाद शहर। हम जितना अच्छा कर सकते हैं और जितना अच्छा कर रहे हैं, और उस करने के पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मैं अनेक संस्थाओं में काम कर रहा हूँ और हर संस्था में मैं हर साल वार्षिक बैठक में मंच से कहता हूँ कि यदि मेरा कहीं काम गलत लग रहा हो तो आप मुझे हटा दीजिए, लेकिन लोग इसलिए नहीं हटाते हैं कि उनका मुझ पर विश्वास। दूसरा, समाज के लिए मैं 2007 से अग्रवाल समाज का अध्यक्ष, जितना अच्छा बेहतर हो सकता है उतना अच्छा हम कर रहे हैं। गरीबों की मदद करना है वो हम कर रहे हैं। जैसा आपको 3-4 बार बोला कि लोगों का विश्वास सबसे प्रमुख चीज है, और आगे जीवन में जब तक जीवन है तब तक मुझसे जो भी बनेगा, मैं गरीब, असहाय, बढ़ने वाले जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो पैसे के अभाव में अपनी जान दे देते हैं, लेकिन हम उनको पैसे की मदद नहीं करते हैं लोग अस्पताल में जाने के लिए, मैं सारे काम करते आया हूं और जब तक जीवन की अंतिम सांस है जब तक करते रहूंगा। पुनः आपके चैनल को फिर बधाई। सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपके कृतज्ञ आभार। धन्यवाद।